मणिपुर जो है फिर से आग बबूला हो रखा है। मणिपुर, झारखंड, असम, क्या पैटर्न है, कुछ कॉमन है। आज के इस वीडियो में इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। 1850-60 की बात है कि जब ब्रिटिश भारत में आए, उस समय जो मणिपुर का राज्य था वो एक मेती के कंट्रोल में था। मेती समुदाय जो है वो वहाँ पर हिंदू समुदाय है। वैष्णविज्म, सनातन धर्म में मानने वाले मेती लोग वहाँ पर राज करते थे, वहाँ पर रहते थे। और उसी के आसपास के इलाकों में जो जंगल इलाका होता था, वहाँ पर उस समय आदिवासी लोग रहते थे जो कि कुकी और नागा थे। अब ब्रिटिश जब आए 1850-60 के दशक में, उनका सबसे पहला उद्देश्य नॉर्थ ईस्ट में जाकर ये था कि वो चाय पत्ती के उत्पाद के लिए टी प्लांटेशन की एक्टिविटी करने के लिए वहाँ पर गए। जब वो उस पर्पज़ के लिए वहाँ पर गए तो उन्होंने ग्राउंड के सर्वे किए। उस समय जब धरती के सर्वे किए, सर्वे के दौरान मालूम चला कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा तेल भी है। ब्रिटिशर्स के मन में लालच आ गया। उनको एक चीज़ समझ आ गई कि चाय पत्ती के उत्पाद से ब्रिटेन में जो उस समय चाय पत्ती की डिमांड थी, उससे कहीं ना कहीं हम पूरे विश्व तौर पर कंट्रोल भी कर पाएंगे, चाय पत्ती के उत्पाद पर अपनी जो मोनोपोली है उसको मेंटेन भी कर पाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग अगर नॉर्थ ईस्ट के इन इलाकों में तेल है और इस धरती के नीचे यदि तेल है, तो आने वाले समय में इस तेल का कब्जा और कंट्रोल भी हमें ही करना है। तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ब्रिटिशर्स ने एक रणनीति अपनाई। 1860, 70, 80 के दशक, जो 3 दशक थे, इसमें उन्होंने सबसे पहले मेतियों के ऊपर अत्याचार करने चालू करे। मेतियों के ऊपर अत्याचार कुछ इस प्रकार से हुए कि जब वो सनातन धर्म और वैष्णविज्म में मानते थे तो उनकी प्रैक्टिसेस को नीचा दिखाया गया। खैर, ये नीचा दिखाना सनातन धर्म को, ये ब्रिटिश की एक पुरानी चाल थी। इसके तहत वो सनातन धर्म के लोगों के अंदर की जो यूनिटी थी उसको तोड़ना चाहते थे। इसको जब कर रहे थे तो उसी समय उन्होंने एक चीज़ ये भी ऑब्जर्व करी कि जो कुकी और नागा हैं, जो कि आदिवासी हैं, जो कि जंगल में रहते हैं, जो कि जंगलों में रहकर नेचर की वर्शिप करते हैं, उनका कोई खुद का अपना धर्म नहीं था। जब उन्होंने ये बात देखी कि कुकी और नागास जो थे, क्योंकि ये नेचर वर्शिपर्स थे, ये अपने आप को किसी धर्म से नहीं जोड़ते थे, तो उस समय ब्रिटिशर्स ने एक रणनीति के तहत इन लोगों को फोकस किया। फोकस ऐसे किया कि उन्होंने कुकी और नागास के थ्रू एक नया गेम खेलने की कोशिश करी। 1860-70 के दशक में ब्रिटिशर्स ने क्रिश्चियन मिशनरीज जो थी उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा नॉर्थ ईस्ट में दिया। क्रिश्चियन मिशनरीज जब नॉर्थ ईस्ट में आई, उनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? उन्होंने सबसे पहले सनातन धर्म के जो फॉलोअर्स थे, खास करके मणिपुर के उस समय के राज्य में जो मेतीस थे, उनके वैष्णविज्म की जितनी भी प्रैक्टिसेस थी उनको टारगेट करना शुरू किया। बहुत सारे मेतियों को फोर्सेबली कन्वर्ट करने की कोशिश करी। मेती उस समय एकदम डटे रहे। कम लोग जो थे वो ज़रूर कन्वर्ट हुए लालच के कारण और अन्य चीज़ों के कारण, लेकिन बहुत सारे मेती कन्वर्ट होने में नाकाम रहे और बहुत सारे मेतियों ने सनातन धर्म से जुड़े रहने की कसम खा ली। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने सारा फोकस लगाया क्रिश्चियन मिशनरीज के थ्रू कुकी और नागास पे। कुकी और नागास को अलग अलग प्रकार के लालच देके, नौकरी का लालच, पढ़ाई का लालच, उनको एम्प्लॉयमेंट का लालच, बेरोजगारी को मिटिगेट करके एक मॉडर्न लाइफ जीने के लालच में उन्होंने धीरे धीरे करके इन सारे कुकी और नागास को सबसे पहली बात कन्वर्ट कर लिया, और किसी में नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी में। अब सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुकी लोग थे वो केवल एक वर्ग नहीं था। कुकी उस समय एक और वर्ग के साथ रहते थे जिसको हम कहते हैं चिन वर्ग। चिन वर्ग के जो लोग थे वो भी उस समय इसी पर्टिकुलर चीज़ का शिकार हुए। जब कुकियों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा रहा था तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होते होते उसी समय चिन वर्ग के लोगों को भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया। अब गौर करने वाली बात यह है कि जो ये कुकी चिन थे, सबसे पहली बात, ये केवल मणिपुर के राज्य में नहीं थे। ये मणिपुर से लेके बाकी नॉर्थ ईस्ट के अन्य अलग अलग इलाकों से लेकर म्यांमार तक फैले हुए थे। एक चीज़ को खास याद रखिएगा कि जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर आज की डेट में 1950 के बाद हमने मॉडर्न टाइम्स में जो है देश को आज़ादी के बाद हमने वहाँ पर बॉर्डर्स बनाए, लेकिन वहाँ पर पहले ब्रिटिश के समय कभी भी कोई बहुत बड़े बड़े बॉर्डर्स नहीं हुआ करते थे। अलग अलग साम्राज्य नहीं हुआ करते थे, अलग अलग राज्य भी नहीं हुआ करते थे। सारा इलाका एक था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से ट्रैवल करते थे, आराम से इजीली रहते थे। तो म्यांमार का भी जो उस समय बर्मा का इलाका था, वहाँ तक जो है कुकी चिन फैले हुए थे। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि ब्रिटिशर्स ने कुकी चिन्स जो हैं उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया। नागास जो थे उनको भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया। ब्रिटिशर्स को वहाँ पर चाय पत्ती की उत्पाद भी देखने को मिली। ब्रिटिशर्स को वहाँ पर तेल जो था उसको भी कब्जा करने की बात हुई, कब्जे के अंदर रखने की बात हुई। 1920-30 तक जब हम लोग पहुँचे तो 1920-30 तक एक चीज़ तय हो गई, वो ये थी कि वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने जब कास्ट सेंसस वगैरह कराए, जिसकी प्रक्रिया ब्रिटिशर्स ने 1910 से ऑलमोस्ट चालू कर दी थी,
उन कास्ट सेंसस के बेसिस पे सबसे पहली बात ब्रिटिशर्स ने 1920-30 के समय जो मेती वर्ग के लोग थे, खास करके जो मणिपुर के राज्य के आसपास रहते थे और मणिपुर के राज्य में भी रहते थे, उन सबको शेड्यूल ट्राइब का एक दर्जा दे दिया। और ये जो ट्राइबल स्टेटस उनको मिला, ये ट्राइबल स्टेटस उनके साथ रहा। उनको बताया गया कि ये जो मेती वर्ग के लोग हैं ये ट्राइबल लोग हैं। और 1920-30 के वर्ग में एक चीज़ और हुई, उसी समय अगर आप ध्यान दें तो 1920-30 का जो समय है, भारत में एक नेशनल मूवमेंट भी चल रही थी, भारत को आज़ाद कराने की एक लड़ाई भी चल रही थी। इस भारत को आज़ाद कराने की जो लड़ाई थी, इस समय ब्रिटिशर्स के मन में एक ख्याल आया कि देखिए, हमारा भारत में रहना लॉन्ग रन में तो सस्टेनेबल नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम भारत में बहुत लंबे समय तक अब जो है अपने राज्य को बना के रख पाएंगे। एक ना एक दिन भारत को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर हम भारत को छोड़ेंगे तो क्या इस भारत को हम इजीली ऐसे ही जाने देंगे? ब्रिटिशर्स ने उस समय चर्च की लीडरशिप में 1920-30 के समय बैठकर एक निर्णय लिया। निर्णय ये था कि ब्रिटिश चर्च ने ब्रिटिश की सरकार को एक ये पर्टिकुलर लेवल पर एक अंडरस्टैंडिंग बिठाई कि देखिए, हमने क्रिश्चियन मिशनरीज़ के थ्रू बहुत काम किया है। क्रिश्चियन मिशनरीज़ के थ्रू खास करके जो काम हम लोगों ने किया है भारत के नॉर्थ ईस्ट के इलाके में, हमें उस इलाके के अंदर कहीं ना कहीं अपना दबदबा बना के रखना होगा। अच्छा, 1920-30 में एक समस्या और थी। सोवियत यूनियन जो है 1917 में पैदा हो चुका था। 1917 में सोवियत यूनियन पैदा होने के बाद कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को पूरे विश्व तौर पर प्रमोट किया जा रहा था। 1920-30 का जो समय था, उस समय अगर आप देखें तो भारत का जो एक नेबर था जिसका नाम था चीन, चीन के अंदर भी कम्युनिस्ट मूवमेंट पैदा हो चुकी थी। अब ब्रिटिशर्स को ये बात भी समझ आ रही थी कि आने वाले समय में मान लीजिए जब भी हम कभी भारत को छोड़ के जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि चीन में जो है कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जो अभी पॉपुलैरिटी गेन कर रही है, कहीं उसी का कंट्रोल ना आ जाए। खैर, हुआ तो वही कि 1950 के बाद चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है उसका रूल आ गया। तो ब्रिटिशर्स के मन में बहुत सारे ख्याल थे। सबसे पहला ख्याल ये था कि भाई यदि चीन में कम्युनिस्ट आ गए तो वो एक समस्या। दूसरा, हमने जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ का प्रयोग करके नॉर्थ ईस्ट में कुकीज़ को, चिन को, नागास को, बाकी अन्य ट्राइबल ग्रुप्स को कन्वर्ट किया है क्रिश्चियनिटी में, उनका हम क्या करें। और तीसरी बात कि जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके में बहुत सारा तेल है, इस तेल का कहीं ना कहीं कब्जा हमें करके रखना है। इसीलिए 1930 के आसपास ब्रिटिश की जो चर्च थी, जो कि उस समय सारे अफेयर्स नॉर्थ ईस्ट के कंट्रोल कर रही थी, उसने जाकर ये बात ब्रिटिश की सरकार को बताई कि देखिए, आने वाली परिस्थिति में कभी भी यदि भारत को छोड़ना पड़ जाए तो आप ये चीज़ ज़रूर इंश्योर करके जाइएगा कि सबसे पहली बात कि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का इलाका है वो भारत के साथ जुड़े ही ना। और यदि अगर मान लीजिए कि ऐसी परिस्थिति कभी गंभीर सी हो भी गई कि जो भारत का नॉर्थ ईस्ट का इलाका है यदि वो जुड़ भी गया, तो वहाँ पर जो हमारे क्रिश्चियंस बनाए हुए लोग हैं, इनका प्रयोग करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रणनीति बनानी पड़ेगी। पर जो सेकेंड ऑप्शन था वो इतना ल्यूक्रेटिव नहीं था। ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम सेकेंड ऑप्शन के बारे में सोचें ही क्यों, हम अपनी नाकामी के बारे में सोचें ही क्यों। हम सबसे पहले यही सोचते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को किसी भी तरीके से भारत के साथ जुड़ने ही नहीं देंगे। 1930 और 1940 के दशक में पूरा समय जो ब्रिटिश थी उसने क्रिश्चियन मिशनरी की एक्टिविटीज़ को और बढ़ावा दिया। 1942 में अगर मैं आपको बताऊं तो एक व्यक्ति जिसका नाम था रेगिनाल्ड कोपलैंड, ये बेसिकली ब्रिटेन से आया। रेगिनाल्ड कोपलैंड जो था एक चर्च का बहुत बड़ा अधिकारी था। रेगिनाल्ड कोपलैंड जब आया तो ये सीधा नॉर्थ ईस्ट गया। नॉर्थ ईस्ट में जाने के बाद इस व्यक्ति ने वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा चर्च का प्रचार किया, बहुत लोगों को क्रिश्चियनिटी में और कन्वर्ट किया। और इसने रेगिनाल्ड कोपलैंड ने एक पॉइंट पर आके कई सभाओं को जब ये एड्रेस कर रहा था 1942 में, 1942 में, इसने उसी समय एक बात भी बोली। और ये बात उसने जो बोली बड़ी महत्वपूर्ण थी। उसने कहा कि ब्रिटिश का एक ऑब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट को तोड़कर, नॉर्थ ईस्ट को अलग कर कर यहाँ पर एक क्रिश्चियन किंगडम बनाना चाहते हैं। आप इस चीज़ को गौर करके याद रखिएगा कि क्रिश्चियन किंगडम नॉर्थ ईस्ट में बनना और क्रिश्चियन किंगडम को नॉर्थ ईस्ट में बनाना, जो आज की डेट में हम बांग्लादेश, म्यांमार, भारत, इन जगहों पर देख रहे हैं और ऐसी जो रणनीतियाँ अपनाई जा रही हैं CIA की तरफ से, ये कोई पहली बार नहीं है। ये चीज़ का बढ़ावा सबसे पहले ब्रिटिश ने खुद ही दिया था। तो ब्रिटिश खुद ही जो है रेगिनाल्ड कोपलैंड के थ्रू ये नरेटिव को फैलाने में सक्सेसफुल रही। इसी रीज़न से क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को रेगिनाल्ड कोपलैंड ने उस समय इस लेवल का उकसा दिया कि यदि अगर भारत मान लीजिए किसी भी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में आकर अगर उन एरियाज़ को बोलता कि आप भारत से जुड़िए, तो ये ब्रिटिश के उस समय क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा किए गए कन्वर्ट लोग थे जो कि आर्म्स लेकर खड़े हो जाते और बोलते कि हम भारत से लड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन भारत से जुड़ेंगे नहीं। और यही चीज़ हुई कि 1942 में जब रेगिनाल्ड कोपलैंड आया था भारत में और जब वो नॉर्थ ईस्ट में जाकर ये हरकतें कर रहा था, तो इसकी रिपोर्ट उस समय हमारे लोकप्रिय नेहरू को भी दी गई। लेकिन नेहरू ने एक शब्द भी नहीं बोला, क्योंकि उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं था कि नॉर्थ ईस्ट में क्या चल रहा है। इंपॉर्टेंट ये था कि भाई मैं प्रधानमंत्री तो बन जाऊँ पहले, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चुप रहे, शांत रहे,
कुछ नहीं बोला, और ये हरकतें, ये एक्टिविटीज़, ये गतिविधियाँ चलती रहीं। भारत आज़ाद हो गया। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, उस समय मणिपुर में जो एक प्रिंसली स्टेट था, वहाँ पर एक राजा थे, और वो प्रिंसली स्टेट के राजा जो थे उनका नाम था बोधचंद्र सिंह। बोधचंद्र सिंह जो मणिपुर में राजा थे, वो सबसे पहली बात एक हिंदू थे, वो मेती समाज को बिलोंग करते थे। वो मेती समाज के रिप्रेजेंटेटिव बन के, मणिपुर राज्य के रिप्रेजेंटेटिव बन के उस समय नेहरू से मिलने गए। नेहरू से मुलाकात करके भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने ये बोला कि देखिए, मैं मणिपुर से आया हूँ, मैं बोधचंद्र सिंह हूँ, मैं मेतियों का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मेरा मणिपुर पे कंप्लीट कमांड और होल्ड है, मणिपुर के लोग मुझे मानते हैं, मैं उनका राजा हूँ। मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, हम भारत से जुड़ना चाहते हैं, हम भारत के साथ रहना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मणिपुर का राज्य भारत से जुड़े, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इस चीज़ को तभी मानेंगे जब आप एक इम्पॉर्टेंट काम करें। तो नेहरू ने कहा क्या? तो बोधचंद्र सिंह ने उस समय ये बात बोली कि देखिए, ब्रिटिशर्स ने मेतियों को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया था। हमने सुना है कि भारत अब एक नए संविधान बना रहा है, और यदि अगर भारत एक संविधान बना रहा है तो इस संविधान में हमें भी वो स्टेटस शेड्यूल ट्राइब का वापस मिलना चाहिए। नेहरू को ये बात बोल के बोधचंद्र सिंह ये सोचकर वापस आ गए कि उनकी इस बात पे अमल किया जाएगा, गौर किया जाएगा। लेकिन उनको एक बहुत बड़ा शौक लगा। शौक इसलिए लगा क्योंकि 1950 में जब एक ऑर्डर के तहत शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट निकाली गई, तो उस लिस्ट में सबसे बड़ा खेला हो गया। खेला ये हो गया कि जो मेती समाज था, जो अभी तक ब्रिटिश के द्वारा डेजिग्नेटेड होने के बावजूद भी जिसके पास एक ट्राइबल स्टेटस था, उसको वो ट्राइबल स्टेटस दिया ही नहीं गया। और सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी कि ये ट्राइबल स्टेटस, एसटी स्टेटस, उस समय मणिपुर के राज्य में दे दिया गया, और किसी को नहीं बल्कि कुकी और नागा को। तो कुकी और नागा जिनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया था, और इनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करके एक प्रकार का इस तरीके से वहाँ पर रखा गया था कि कल को अगर भारत में मणिपुर या किसी भी अन्य इलाके में सैबोटाज या सबवर्जन करना हो तो ये ब्रिटिश का काम करेंगे। इस रीज़न से आप सोच के देखिए कि इन लोगों ने उस पर्टिकुलर समुदाय को जो है सबसे पहले तो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दिया। इससे जाहिर सी बात है कि 1950 से मेतियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन चालू हुआ। और तो और सिर्फ ये यहीं नहीं रुका। 1960 में उस समय कांग्रेस की सरकार जो मणिपुर में थी, उस सरकार ने एक और कानून पास किया। कानून बड़ा महत्वपूर्ण था। कानून में ये बात बोली गई कि जितने भी मेती समाज के लोग हैं जो मणिपुर के वैली के इलाके में रहते हैं, जो वैली का इलाका है वो लगभग प्लेन इलाका है, प्लेन इलाका जो है वो लगभग 10% लैंड है मणिपुर की, वो इलाके में वो वहीं रहेंगे। यानी कि जो 90% इलाका लैंड का मणिपुर का है, 90% इलाका जो मणिपुर की पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके में जो कुकी और नागा रहते हैं, इस इलाके में जो 10% इलाके के रहने वाले लोग हैं, यानी कि जो मेती समाज के लोग हैं, वो वहाँ पर जाकर कभी भी लैंड खरीद नहीं सकते। खेल देखिए कितना अजीब सा है। सबसे पहले तो 1950 में संविधान बनने के बाद मेती समुदाय को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिला ही नहीं, और स्टेटस ना मिलने के बाद दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि 1960 में एक कानून पास करवाया गया। कानून पास करा के मेती समाज को ये सज़ा दी गई, और उसको ये बोला गया कि आप जो 10% लैंड एरिया में रहते हैं, यानी कि जो आप प्लेन्स में रहते हैं, जो आप वैली में रहते हैं, आप इस वैली में ही केवल सारी ज़िंदगी रहेंगे। आपके आसपास जो 90% मणिपुर का एरिया है, जिसको हम पहाड़ी इलाका कहते हैं, जहाँ पर कुकी नागा रहते हैं, आप उस इलाके में कभी नहीं जाएंगे, और वहाँ जाकर तो आपको लैंड खरीदने के ऊपर कंप्लीट पाबंदी है। आप वहाँ पर लैंड खरीद ही नहीं सकते। अच्छा, सबसे बड़ी ब्यूटी पता है क्या थी? कि जो 90% लैंड एरिया था जहाँ पर कुकी और नागा रहते थे, उन लोगों को ये लिबर्टी भी दे दी गई 1960 के इस लॉ के तहत कि वो अगर चाहें तो मणिपुर में जो 10% एरिया है जहाँ पर मेती समुदाय के लोग रहते हैं, वहाँ पर आकर वो लैंड खरीद सकते हैं, लेकिन वैसा वर्षा पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ हुई। इस चीज़ के बाद 1960 में जाहिर सी बात है कि फिर से जो मेती समाज के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा निराश हुए। अब सबसे बड़ी बात क्या थी कि 1950 और 60 में जब ये सब चीज़ें चल रही थी, इसी चीज़ का फ़ायदा ब्रिटिश ने उठाया। ब्रिटिश ने, अमेरिका ने, पाकिस्तान ने, चाइना ने, इन सारे देशों ने मिलकर जो ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी थी उसको एक बेस बना रखा था। ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी को बेस बनाकर नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरे सबवर्जन सैबोटाज के ऑपरेशन किए जा रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि जब ये प्रकार के कानून पास किए गए जिसमें कुकी और नागाज को फेवर किया गया, और कुकीज़ और नागाज वही थे जो, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के द्वारा कन्वर्ट किए गए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनका एजेंडा चलाने के लिए वहाँ बैठे थे। इन सारे लोगों को सहायता ईस्ट पाकिस्तान से मिला करती थी, इनको पैसा मिला करता था। पैसे से ये लोग बेसिकली असला खरीदते थे, असला खरीद के एक दूसरे को असला प्रोवाइड करते थे। नागालैंड में इंसर्जेंसी जो है 1950 से चल रही थी,
नागालैंड की इंसर्जेंसी को फंड करने के लिए कुकी जो थे, खास साथ में जो बेसिकली कुकियों के साथ जो नागाज थे, ये सारे लोगों ने मिलकर इस पूरी इंसर्जेंसी को बढ़ाया। अब भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो है उसने सरकार को ये समझाया कि देखिए सारा नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम जो है उसका रूट कॉज जो है वो और कोई नहीं बल्कि ईस्ट पाकिस्तान है। ईस्ट पाकिस्तान को जाना होगा। 1971 में ऑपरेशन के तहत ईस्ट पाकिस्तान गया, वहाँ पर बांग्लादेश बदला, और जैसे ही बांग्लादेश बदला और बना एक नया देश, इस बदलाव के बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि जो संस्थाएं थीं, खास करके खुफिया संस्थाएं जो बांग्लादेश यानी कि जो पहले अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान था, जिसको वो लोग अपना बेस बनाकर नॉर्थ ईस्ट में सारी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस को रन कर रहे थे, वो सारा का सारा बेस अब ख़त्म हो गया। बांग्लादेश के तुरंत बनने के बाद जो ब्रिटिश की MI6 थी, अमेरिका की जो CIA थी, इन दोनों ने पाकिस्तान की ISI के साथ मिलकर अपना सारा का सारा ऑपरेशनल बेस ईस्ट पाकिस्तान उर्फ बांग्लादेश से उठाकर तुरंत म्यांमार शिफ्ट कर लिया। अब सारी समस्या ये थी कि म्यांमार में जाकर म्यांमार के थ्रू किस प्रकार से ऑपरेशंस को रन किया जाए कि भारत के नॉर्थ ईस्ट को फिर से डिस्टेबलाइज किया जाए। जब वो लोग इस चीज़ की रणनीति बना रहे थे तो 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद तुरंत भारत की सरकार ने कठोर कदम उठाए। कठोर कदम उठाते हुए जितने भी नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी ग्रुप्स थे, वो चाहे अलग अलग राज्यों में ऑपरेट कर रहे हैं, उन सबको पहले तो मिलिट्रीली क्रश करने की कोशिश की। जब स्टेट ने अपनी मिलिट्री माइट दिखाई, इस मिलिट्री माइट को दिखाने के बाद एक चीज़ तो तय हो गई कि उस समय जितने भी ये इंसर्जेंट ग्रुप्स थे जिनको एक्सटर्नल सपोर्ट पहले अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान से मिल रहा था, अब क्योंकि वो शिफ्ट होकर बांग्लादेश से निकल कर म्यांमार चला गया था और वहाँ से अब वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो एक चीज़ तो ये तय हो गई कि उस समय वो लोग भी एकदम बिना फंड्स के बैठे हुए थे। और जब सरकार ने अपना मिलिट्री माइट उनके ऊपर लगाया तो तुरंत जो है 1970 और 1980 के दशक में बहुत सारे अग्रीमेंट्स हुए। इन बहुत सारे अग्रीमेंट्स के तहत जितने भी अर्स्टवाइल पुराने इंसर्जेंट्स थे, इन्होंने तुरंत जो है कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। और सबसे बड़ी ब्यूटी नॉर्थ ईस्ट की अगर आज भी देखें आप, ये है कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में अलग अलग जो राज्य हैं वहाँ पर जितने भी अर्स्टवाइल पुराने इंसर्जेंट्स हैं, उन सब ने पॉलिटिकल पार्टियाँ बनानी। पॉलिटिकल पार्टियाँ बनाकर, समुदाय बनाकर, राजनीतिक वर्ग बनाकर उन्होंने इलेक्शन लड़े और कई उनमें से मुख्यमंत्री भी बने। खैर, उस चर्चा पर हम नहीं जा रहे। सवाल ये था कि 1970 और 1980 के दशक में जब सारा का सारा बेस इन खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, जो ब्रिटेन की, अमेरिका की और पाकिस्तान की थीं, जब इनको अपना बेस उठाकर बांग्लादेश से निकाल कर म्यांमार लेके जाना पड़ा, तो म्यांमार में बैठकर अब इन्होंने सोचा कि भाई अब खेल क्या किया जाए। लेकिन उस समय समस्या क्या थी कि अमेरिका जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ व्यस्त था, क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशंस रन किए जा रहे थे। तो ब्रिटिश अकेली बैठी थी। तो ब्रिटिश क्योंकि अकेली म्यांमार में बैठी थी, तो ब्रिटिश ने सोचा कि ठीक है, जब तक अमेरिका, पाकिस्तान ये लोग व्यस्त हैं, हम अपना एक अलग काम कर लेते हैं। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने 1980 या 1990 के दशक में एक नया खेल शुरू कर दिया। नया खेल ये शुरू कर दिया कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि कुकी और चिन लोग हुआ करते थे। ये जो चिन लोग हुआ करते थे, जब भारत आज़ाद हुआ तो ये बहुत सारे चिन लोग जो है, इनका बेसिकली क्योंकि इलाका जहाँ पर ये रहने लग गए थे वो म्यांमार और बर्मा में चला गया, तो ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि यार बहुत सारे चिन लोग जो हैं वो अभी म्यांमार और बर्मा यानी में वहाँ पर रहते हैं। 1980 और 90 के दशक में एक बड़ा नया खेल चालू हुआ। वो नया खेल ये था कि ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि ये चिन लोग जो हैं जहाँ पर म्यांमार में हैं, क्यों ना इनका प्रयोग किया जाए। और चिन कौन है? इनके नाते तो कुकी लोगों के साथ बहुत गहरे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने 1980-1990 के दशक में ये जो चिन लोग थे जो म्यांमार में रह रहे थे, इनको बार बार ये बोलना शुरू किया कि देखिए आपके तो जान पहचान के लोग जो कुकी लोग हैं वो बेसिकली रहते हैं मणिपुर में पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और उनकी पॉपुलेशन वहाँ पर बड़ी कम है, तो क्यों ना आप उनके पास जाओ। तो धीरे धीरे चिन लोगों को इलीगली म्यांमार से इन लोगों ने भारत भेजना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने जब ये काम शुरू करा 1990 के दशक में, बहुत भारी मात्रा में चिन लोग जो हैं वहाँ से छोड़ छोड़कर म्यांमार की टेरिटरी से वो मणिपुर में घुसने लगे। अच्छा, अब मणिपुर में घुसने लगे तो सबसे पहली बात वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे कुकियों के साथ रहने, क्योंकि चिन लोग कौन हैं? वो कोई हिंदू मेथी समाज वाले लोग तो हैं नहीं, वो तो क्रिश्चियन हैं। उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया गया था कुकियों के साथ, और उनके कुकियों के साथ तो पुराने फैमिलियल टाइज भी थे। तो चिन लोग जब आए तो ये बेसिकली पहले आकर मणिपुर में उन पहाड़ी इलाकों में रहने लग गए। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात यह है कि 1990 के दशक में भारत की सरकार के कई निर्णयों के तहत भारत की सरकार ने जितने भी हिली एरियाज़ थे, खास करके मणिपुर में, उन हिली एरियाज़ में हिल एरिया डेवलपमेंट कमेटीज़ बनाई हुई थी। ये हिल एरिया डेवलपमेंट कमेटीज़ जो हैं ये बड़ी बड़ी ऑटोनमस कमेटीज़ हुआ करती थी। ऑटोनमस कमेटी का मतलब होता है कि ये सारी कमेटियाँ वो थीं कि जिनको अपने अफेयर्स को, अपने प्रशासन को मैनेज करने के लिए कंप्लीट पावर दी गई थी। अब दिक्कत क्या हुई?
अब सोच के देखिए कि जो पहाड़ी इलाके हैं मणिपुर के, उन पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं कुकी, उन पहाड़ी इलाकों में कुकियों के साथ इलीगली आ रहे हैं चिन म्यांमार से, और इन कुकी चिन्स को अकोमोडेट करना है किसी न किसी तरह उन पहाड़ी इलाकों में। पहाड़ी इलाकों का सारा प्रशासन जो है वो मणिपुर की सरकार के हाथ में नहीं, बल्कि ऑटोनोमस हिल एरिया डेवलपमेंट कमेटियों के हाथ में है। इन हिल एरिया डेवलपमेंट कमेटियों को जो है उस समय की केंद्र सरकार पैसा दिया करती थी, आज भी केंद्र सरकार इनको अपने विकास कार्यों के लिए पैसा देती है। उस समय की केंद्र सरकार ने क्या निर्णय लिया कि भाई यदि मान लीजिए इलीगली ये चिन जो हैं ये अगर कुकियों के साथ रहने आ रहे हैं तो इनको आने दो, क्योंकि अगर ये कुकी और चिन आ जाएंगे तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। यदि इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो एक चीज़ तो तय है कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ने के बाद अगर हम इनको ग्रेजुअली भारत के नागरिक बना देंगे तो कल तो ये हमारे लिए बहुत बड़े वोट बैंक बन जाएंगे। केंद्र सरकार के इस रवैये से असम में भी समस्या हुई, क्योंकि असम में भी 1971 के बाद जब बहुत सारे बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स भारत आए तो केंद्र सरकार और कांग्रेस की उस समय की जो असम की सरकार थी उसके निर्णय के तहत उन सारे इलीगल बांग्लादेशीज को ग्रेजुअली अब्जॉर्ब करके भारत का सिटीजन और नागरिक बनाया गया, और नागरिक बनाने के बाद उनको एक वोट बैंक के तहत प्रयोग किया गया। तो यही रणनीति के तहत उस समय एक चीज़ ये भी हुई कि भाई अगर चिन आ रहे हैं, चिन को भेजा जा रहा है मान लीजिए म्यांमार से, तो चिन को आने दिया जाए। लेकिन चिन आ रहे थे अपने आप अपने मन से नहीं, चिन को डिलिबरेटली भेजा जा रहा था ब्रिटिश के द्वारा। और ब्रिटिश जब चिन लोगों को भेज रहे थे कि कुकियों के साथ रहिए, तो यहाँ पर सोने पे सुहागा ये हो रहा था कि वो कुकियों के साथ रहने जब आ रहे थे तो उनको भारत की नागरिकता भी प्राप्त हो रही थी। तो सडनली ये जो बहुत सारे इलीगल मात्रा में चिन लोग आए, कुकियों के साथ रहने लगे, इनको इलीगल लेवल पर सिटीजनशिप भी जो है ग्रेजुअली मिलनी शुरू हो गई। अलग अलग प्रकार के इनके पास ऑफिशियल भारत के डॉक्यूमेंट्स आने लग गए। लेकिन क्योंकि इनको ब्रिटिश ने भेजा था तो ब्रिटिश ने इनको किसी मोटिव से भेजा था, और ब्रिटिश का मोटिव बड़ा सिंपल था। ब्रिटिश का मोटिव ये था कि भाई कुकी चिन जो हैं अगर मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में रहेंगे, इन पहाड़ी इलाकों का प्रशासन अगर हिल एरिया डेवलपमेंट कमेटीज़ के थ्रू होता है, हिल एरिया डेवलपमेंट कमेटीज़ में कुकी लोग ही जो हैं वो डोमिनेट करते हैं। वहाँ पर मेतियों जो सरकार है, मेती की जो सरकार है मणिपुर में, उसका कोई दबदबा नहीं है। तो यानी कि कुकी लोगों के पास बहुत बड़ी ऑटोनॉमी है, इस ऑटोनॉमी का फ़ायदा उठाया जाए। अब हो क्या रहा था, खेल को समझिए। 2000 के दशक में 2000-2010 के जो दो दशक थे, इन 2 दशकों में जितने भी ये चिन्ह आए, ये पहले कुकियों के साथ रहना शुरू करने बैठे। रहते रहते इनको नागरिकता की प्राप्ति हुई। इसके साथ साथ क्योंकि इनका प्रशासन पूरा इनके खुद के हाथ में था, जो ये चिन्ह आए इनको भेजा गया इस पर्पज़ से कि ये इन पहाड़ी इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में, जंगलों में जाकर जो है इलीगल लेवल पर ओपीएम कल्टीवेट करेंगे। इन लोगों ने ओपीएम का कल्टीवेशन चालू किया। उस ओपीएम के कल्टीवेशन के ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि ऑटोनोमस हिल एरिया डेवलपमेंट कमेटीज़ के तहत कोई बेसिकली सरकार जो है कार्रवाई कर भी नहीं पा रही थी इनको लेके। अब इस प्रोसेस में क्या हुआ, इस प्रोसेस में जो पूरा पहाड़ी इलाका था वहाँ पर एक बहुत बड़ी ड्रग इकोनॉमी बननी शुरू हो गई। अब एक और चीज़ पे गौर कीजिए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये बताई थी कि 1970 और 1980 के दशक में, खास करके बांग्लादेश के बनने के बाद, जब भारत की सरकार ने एक इंसर्जेंट्स के ऊपर कठोर रवैया अपनाया था, तो बहुत सारे पुराने अर्स्टवाइल जो इंसर्जेंट्स थे वो मुख्यमंत्री बन गए। अब सोच के देखिए, ये अर्स्टवाइल इंसर्जेंट कौन था? ये एक गैंग लीडर था। इसके पास एक ग्रुप हुआ करता था, उस ग्रुप में बहुत सारे फॉलोअर हुआ करते थे। अब भारत की सरकार ने जो रवैया अपनाया वो रवैया ये था कि भाई हम ग्रुप के लीडर से डायरेक्टली बात करेंगे, और वो ग्रुप के लीडर को पॉलिटिकल प्रोसेसेस में इंटीग्रेट करके उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी बनाकर उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो हुआ। मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो चलो कोई बड़ा मंत्री बना देंगे, गृह मंत्रालय या कोई ऐसा प्रकार का मंत्रालय राज्य लेवल पर दे देंगे उसको। समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि जितने भी ये सारे लीडर्स थे, हर एक लीडर के बहुत सारे फॉलोअर्स भी थे। इन फॉलोअर्स को तो कुछ नहीं मिला। उनके लीडर्स जो थे, जो इंसर्जेंट ग्रुप के हेड्स थे, वो सारे तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ऑब्जॉर्ब हो गए। लेकिन जो डे टू डे फाइटर थे उन इंसर्जेंट ग्रुप्स के, जो लोग थे, जो उन लोगों से साथ जुड़े हुए थे इंसर्जेंसी करने के, उनको कुछ नहीं मिला। और हुआ क्या? हुआ ये कि 2000-2010 के दशक में जब ब्रिटेन ने चिन लोगों को भेज के कुकियों के साथ ठहरा के वहाँ पर मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में एक ड्रग कल्टीवेशन शुरू कर दिया था, तो उन्होंने इस ड्रग को बेचने के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट ढूंढी नॉर्थ ईस्ट में। और ये मार्केट कौन थी? ये मार्केट थी ये वही सारे लोग जो पुराने इंसर्जेंट लीडर्स के साथ काम किया करते थे और ग्रास रूट लेवल पर फाइटर्स हुआ करते थे।
ये पिछले 10-20 सालों से बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे। फ्रस्ट्रेटेड ये थे कि जिस लीडर के साथ ये एक पॉइंट पे खड़े होकर बंदूक उठाकर भारत की सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, वही लीडर जो है चुपचाप आज जाकर मुख्यमंत्री या कोई अन्य मंत्री बन गया और उसने अपने सारे फॉलोअर्स को डंप कर दिया। इन फॉलोअर्स को तो कुछ नहीं मिला, जो फुट सोल्जर्स थे उनको कुछ नहीं मिला। तो ये फुट सोल्जर्स जिनके पास ना कोई नौकरी थी, ना कोई आमदनी थी, ना कोई पैसा था, ये फ्रस्ट्रेटेड लॉट था। और ये फ्रस्ट्रेटेड अकेला नहीं, इसके साथ साथ इन लोगों ने वायलेंस की थी और अब इनको वायलेंस करने का मौका नहीं मिल रहा था, तो इनको साइकोलॉजिकली बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इस साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस को टैकल करने के लिए भारत की सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया था, हमेशा की तरह। यही समस्या इन्होंने पंजाब में की थी। इसी रीज़न से आप देखिए कि पंजाब में जब 1970-1980 के दशक में खालिस्तान का टेररिज्म एक पीक पे चला गया और फाइनली जब 1995 में खालिस्तान का टेररिज्म ख़त्म हुआ, तो उस समय 1995 के बाद 1995 के बाद भारत की सरकार को आइडियली पंजाब की जो ट्रॉमेटिक पॉपुलेशन थी उसको, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को एक सूदिंग इफेक्ट देने के लिए वहाँ पर उन लोगों के साथ इंगेज करना था। पर पॉपुलेशन के साथ कोई सूदिंग इफेक्ट के पॉलिसीज़ के तहत काम नहीं हुआ। पॉपुलेशन ने वायलेंस देखी थी, ट्रॉमा देखा था, फ्रस्ट्रेटेड थी, इरिटेटेड थी। पाकिस्तान ने इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और ड्रग ट्रेड शुरू कर दिया और लोगों को ड्रग एडिक्ट बना दिया। जो चीज़ पंजाब में हुई 1995 के बाद, वही चीज़ 2000-2010 के दशक में ब्रिटेन के बदौलत, कुकी और साथ में ये जो चिन लोग थे इनके बदौलत मिल के पूरे नॉर्थ ईस्ट में हुई। तो अब आप खेल समझिए। खेल ये हुआ कि भाई बहुत सारे जो पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक ड्रग इकोनॉमी बनी हुई थी उसको सस्टेन मणिपुर से किया जा रहा था। और जाहिर सी बात है कि सिर्फ ब्रिटेन इसमें एक अकेला प्लेयर नहीं था। ब्रिटेन जब इसमें एक प्लेयर था तो ब्रिटेन ने यही चीज़ जो है अमेरिका की CIA को भी बताई। CIA के बाद जो है उन्होंने ये चीज़ ISI पाकिस्तान को भी बताई। तो ग्रेजुअली 2010-2015 तक परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि मणिपुर के जो पहाड़ी इलाके हैं वो हॉटबेड्स ऑफ ड्रग कल्टीवेशन बन चुके थे। अगर मैं एक एनालॉजी के तहत आपको एग्जांपल दूं तो आपको शायद सुन के आश्चर्य नहीं होना चाहिए ये कहूं अगर मैं कि जो मणिपुर के पहाड़ी इलाके थे वो पहाड़ी इलाके भारत के अंदर एक मिनी अफगानिस्तान बन चुके थे। जिस प्रकार का अफगानिस्तान में ओपियम कल्टीवेशन होता है वहाँ पर भी वही हो रहा था। और इस ओपियम कल्टीवेशन के बड़े सारे बेनिफिशियरीज थे। इसका CIA बेनिफिशियरी था। CIA के साथ साथ इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ब्रिटेन थी। ब्रिटेन के साथ साथ पाकिस्तान थी। और ये लोग सारे के सारे पूरे नॉर्थ ईस्ट में ड्रग इकोनॉमी को चला रहे थे। उन सारे लोगों को ड्रग्स दे देकर ड्रग एडिक्ट बना रहे थे। और ये ड्रग सिर्फ जो है नॉर्थ ईस्ट में नहीं, ये ड्रग से इलीगली जो पैसा है वो पश्चिम बंगाल से लेके, असम से लेके झारखंड तक पहुंच रहा था। तो ये सारा एरिया जो है पूरा का पूरा ड्रग की चपेट में आ रहा था। अब दूसरी चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए कि ये तो हो गया जो कुकी चिन लोगों के साथ हो रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने बोला कि जो मेतीस थे वो भी तो रहते थे। मेतियों का क्या हुआ? मेती तो 10% एरिया में, प्लेन एरिया में, वैली एरिया में रहते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1950 से लेके आज तक मेतियों की पॉपुलेशन भी तो बढ़ी। जैसे जैसे मेतियों की पॉपुलेशन बढ़ी उनका एक लैंड प्रेशर बढ़ा, क्योंकि वो तो 10% एरिया में कन्फाइंड थे। उनको तो पाबंदी लगाई गई थी 1960 के एक कानून के तहत कि आप तो पहाड़ी इलाके में मतलब प्रॉपर्टी देख भी नहीं सकते, खरीद भी नहीं सकते। तो लैंड का जब प्रेशर बढ़ रहा था तो जाहिर सी बात है ना कि मेतियों के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन और फ्रस्ट्रेशन था वो बढ़ रहा था। इसी कारण से मेतियों ने डिमांड करना फिर से चालू कर दिया कि भाई हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। अब मेती अगर आज की डेट में शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मांग रहा है तो वो क्यों मांग रहा है? वो इस कारण से मांग रहा है क्योंकि उसको ये बात पता है कि भाई जितना भी आज की डेट में लैंड प्रेशर है वो लैंड प्रेशर को ईज आउट करने का तरीका केवल एक है कि यदि हमारे को लैंड दी जाएगी और स्टेटस ST का मिलेगा तो कम से कम हम पहाड़ी इलाकों में जाकर जो है वहाँ पर लैंड खरीद के ग्रेजुअली अपने घर को बसा सकते हैं। भाई मेतियों को आप आज की डेट में क्या सज़ा देंगे ये कह के कि भाई तुम्हारे को क्योंकि सिर्फ 10% लैंड में रहने की परमिशन है, अब अगर तुम्हारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो तुम अपना राज्य छोड़ के भाग जाओ। जो भारत की सरकार की पुरानी नीतियां रही हैं उसके हिसाब से तो मेतियों के ऊपर यही जुल्म किया जा रहा था। उनको तो यही बात बोली गई होगी कि भैया आप जो है इस एरिया में रहेंगे, यदि आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई तो भाड़ में जाइए, छोड़ के एरिया भाग जाइए, क्योंकि 90% एरिया जो मणिपुर का है वहाँ पर तो आप पाबंदी के तहत आप जो है कभी भी लैंड नहीं खरीद सकते। इस रीज़न से पहली बात समझिए कि मेतियों का जो ये डिमांड ST स्टेटस का आया वो इस रीज़न से आया। खैर ये जो इशू था ये अगेन मैं फिर बोलूँगा ये ST स्टेटस का नहीं था। इशू समझने की कोशिश कीजिए। इशू ये था कि 2023 के फरवरी के महीने में पिछले साल मणिपुर के जो मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह थे उन्होंने 2 बड़े इंपॉर्टेंट कदम उठाए। सबसे पहला कदम उन्होंने ये उठाया कि उन्होंने ये बोला
कि भाई जो मणिपुर के पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पर ये कुकी और चिन रह रहे हैं, यहाँ पर हमें मालूम चला है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के तहत कि पहली बात तो ये जो चिन हैं ये बहुत सारे लोग इलीगल हैं, इन्होंने इलीगल तरीके से नागरिकता प्राप्त की है। तो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बोला कि हम एक कार्रवाई करवाएंगे। कार्रवाई के तहत ये जो इलीगली म्यांमार से आए हुए चिन लोग हैं, ये जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर आके बसे हैं, जिन्होंने इलीगली नागरिकता प्राप्त करी है, इनको आइडेंटिफाई करके वापस मणिपुर से निकाल कर म्यांमार भेजा जाएगा। और दूसरा उन्होंने ये बात बहुत महत्वपूर्ण बोली, उन्होंने ये कहा कि जितने भी ये लोग कुकी चिन जो पहाड़ी इलाकों में रह रहे हैं, ये बहुत बड़े ड्रग कार्टल को चला रहे हैं। इस ड्रग कार्टल को तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ मणिपुर को नहीं बल्कि पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्ट के बाकी अन्य राज्यों को बहुत ज़्यादा गहरी तरीके से अफेक्ट कर रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जैसे ही ये 2 स्टेटमेंट मणिपुर में मुख्यमंत्री ने दिए पिछले साल फरवरी में, उसके तुरंत बाद मार्च अप्रैल से मणिपुर में आग लग गई। मणिपुर में आग इसलिए नहीं लगी कि जो मेती हैं वो शेड्यूल ट्राइब स्टेटस का डिमांड कर रहे हैं, उसको सिर्फ एक ढाल बनाया गया। आग इसलिए लगी क्योंकि अमेरिका, क्योंकि ब्रिटेन, क्योंकि पाकिस्तान, ये जो 3 लोग म्यांमार में बैठे हैं, ये जो 3 लोग मणिपुर के पहाड़ी इलाके में पूरी ड्रग इकोनॉमी को कल्टीवेट करके वहाँ से उस ड्रग को बेच के पूरी नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऑपरेशंस रन कर रहे हैं, इनको ये चीज़ समझ आ गई कि अब हमारा धंधा बंद होगा। उस समय अमेरिका ने भारत को जो है बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली डराया भी और धमकाया भी। अमेरिका ने भारत को बोला कि देखिए मणिपुर में आप ये सब चीज़ें मत कीजिए, अपने मुख्यमंत्री को बोलिए चुपचाप शांत हो जाए, वरना बहुत दिक्कत होगी। भारत की सरकार ने अमेरिका के इस प्रकार के ये जो डराने धमकाने वाले स्टेटमेंट से हमने उनको कोई भाव नहीं दिया। ये अब कोई पुराना भारत नहीं है कि जो आपके स्टेटमेंट दिए जाएंगे और हम जो है आपके चरण चुंबक बन जाएंगे। ये पुरानी सरकारों में हुआ करता था। भारत की सरकार ने बोला कि जो मणिपुर के मुख्यमंत्री ने बोला है कार्रवाई होगी, इन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा, इनको फेंका जाएगा बाहर जहाँ से ये लोग आए हैं। ये हमारे कोई मोहताज नहीं है जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये जो चिन लोग आ रखे हैं यहाँ पर, इनको फेंकना ज़रूरी है मणिपुर से, ये इलीगल लोग हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये जो ड्रग इकोनॉमी है इसको ख़त्म करना आवश्यक है। पूरा नॉर्थ ईस्ट बर्बाद हो रखा है इस ड्रग इकोनॉमी से। तो भारत की सरकार ने जब एक कठोर रवैया अपनाया तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका को अब ये समझ आ गया कि भाई यदि मान लीजिए कि भारत ने कहीं कोई ऐसी गतिविधि कर दी कि कहीं इस गतिविधि के कारण उन्होंने मणिपुर के अंदर यहाँ पर जो है ये प्रकार की हरकत करी कि जिससे कि जो ये पूरे के पूरे समाज के लोग हैं, खास करके कुकी चिन लोग जो हमारी ड्रग इकोनॉमी को सस्टेन और सपोर्ट कर रहे हैं, अगर इनके ऊपर कोई आंच आ गई तो कल को ये लोग कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पूरे गेम को एक्सपोज कर दें। तब से मणिपुर के अंदर ये घटनाएं इस प्रकार की हो रही हैं। मणिपुर बार बार जलता है, बार बार फ्लेयर अप होता है। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका का भारत के अंदर एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसको हम लोग एक डीप स्टेट कहते हैं। इस डीप स्टेट के बारे में मैं आपके लिए, भारत का जो डीप स्टेट है खास करके, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। आपको बताऊंगा कि अमेरिका ये डीप स्टेट को भारत में कैसे सपोर्ट करता है। तो उसने क्या किया कि तुरंत जैसे ही मणिपुर में ये आग लगाने का काम चालू किया, पैरेलली उसने जो है इस डीप स्टेट को एक्टिवेट कर दिया। और ये डीप स्टेट जो है ये पूरा का पूरा एक्टिव हो गया। मणिपुर मणिपुर मणिपुर, जैसे कि मतलब ये बस कंडक्टर हैं सुबह से रात खड़े होके, क्योंकि इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि अमेरिका के उस इंटरेस्ट को बचाया जाए और उस इंटरेस्ट को बचाया जाए जिससे कि ये ड्रग इकोनॉमी एक्सपोज ना हो। क्योंकि ड्रग इकोनॉमी एक्सपोज नहीं होगी, ड्रग इकोनॉमी के साथ साथ एक्सपोजर के साथ ये एक्सपोज होगा कि जिन लोगों को इलीगली नागरिकता कैसे प्राप्त हुई, और जब ये एक्सपोज होगा तो बहुत बड़े बड़े लोग इसमें कॉम्प्लिसिट पाए जाएंगे। तो इस पूरे इकोसिस्टम को एक्टिवेट कर दिया गया। तो मणिपुर की समस्या जो है वो आपके सामने है। मणिपुर में इस समय सिर्फ भारत की सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पर भारत की सरकार सिर्फ मेती और कुकी समाज के बीच में संबंध बनाने का काम करने का कोई हल नहीं है। यहाँ पर हल इसी चीज़ का है कि ये जो चिन लोग हैं इनको आइडेंटिफाई किया जाए, इनको बाहर उठा के फेंका जाए, और सबसे बड़ी बात कि इस ड्रग इकोनॉमी को तोड़ा जाए। आई होप कि अब आपको कम से कम ये चीज़ समझ आ रही होगी कि जब जब भारत किसी भी प्रकार का कोई कदम उठाएगा, इलीगल जो नागरिक आए हुए हैं, इलीगल प्रकार से नागरिकता प्राप्त करके बैठे हुए हैं, इनको हटाने की, तब तब ये इकोसिस्टम एक्टिवेट होगा, तब तब आपको ये फ्लेयर अप्स जो हैं ये देखने को मिलेंगे। आप एक चीज़ को और गौर कीजिएगा, कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी नेता अगर आज की डेट में किसी भी राज्य में जाकर अगर ये बात बोलता है, और ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि वो ये बात बोलता है कि हम इस इलाके में या इस राज्य में जितने भी इलीगली आए हुए लोग, घुसपैठी लोग हैं जिन्होंने इलीगल तरीके से नागरिकता प्राप्त की है, हम उनको आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट करेंगे, तो आप देखिएगा कि इन लोगों का डीप स्टेट इकोसिस्टम पूरा इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाता है और तुरंत जो है ये
एक्टिवेट होकर यूट्यूब से लेकर अलग अलग प्रकार के जो इनके सोर्सेज और मीडियम्स हैं, उन सोर्सेज और मीडियम्स पे बैठकर ये लोग जो है अपने नैरेटिव को चालू कर देते हैं। और नैरेटिव क्या है? यही है कि देखिए भारत की सरकार इनसेंसिटिव है, भारत की सरकार जो है नागरिकता छीनना चाहती है, हम कागज़ नहीं दिखाएंगे। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर क्या गेम हो रहा है आपके सामने। तो मणिपुर की लड़ाई भी यही है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि मणिपुर की लड़ाई मणिपुर की नहीं है। ये लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई एक ड्रग इकोनॉमी के खिलाफ है। ये लड़ाई एक उस डीप स्टेट के खिलाफ है जिसने इस ड्रग इकोनॉमी का साथ दिया है। ये लड़ाई एक उन इल्लीगल लोगों के साथ है जो भारत के नागरिक कभी थे ही नहीं, जिनको इल्लीगल तरीके से नागरिक बनाया गया है। और इन इल्लीगल लोगों को जब तक इनकी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, वापस नहीं भेजा जाएगा, इस ड्रग इकोनॉमी को डिसमेंटल नहीं किया जाएगा, तब तक मजबूरन सिर्फ मणिपुर नहीं, अनफॉर्चुनेटली ऐसा ना हो कि ये आग दूसरे राज्यों में भी फैले, क्योंकि अमेरिका का ये उद्देश्य है कि आने वाले समय में वो ये चीज़ को और बढ़ाएगा। बट अब सवाल ये उठता है कि ये चीज़ अभी तक तो बढ़ रही थी, अब क्योंकि अमेरिका में ट्रंप आ चुका है, ट्रंप ने तुलसी गब्बार्ड को अपॉइंट किया है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जिसका एक बहुत बड़ा रोल ये होता है कि इस प्रकार की जितनी हरकतें अमेरिका का डीप स्टेट दूसरे देशों में स्पॉन्सर कर रहा है उनको आइडेंटिफाई किया जाए। तो ये बात तो अब तय है कि जनवरी में एक बार जब ट्रंप फाइनली टेक ओवर कर ले, एक चीज़ तय है कि ट्रंप के टेक ओवर के बाद जब ट्रंप डीप स्टेट से लड़ाई शुरू करेगा, उस डीप स्टेट के खिलाफ जब ट्रंप लड़ाई शुरू करेगा, तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होंगी। तो भारत की सरकार को इस समय सिर्फ पेशेंस दिखाना है, कुछ वरी नहीं करना है। पेशेंस इसलिए दिखाना है क्योंकि एक बार ट्रंप को टेक ओवर करने दीजिए, उसकी पूरी टीम को एक्टिव होने दीजिए। उसके बाद भारत और अमेरिका मिलकर एटलीस्ट दोनों देशों के बीच की ये जो डीप स्टेट्स हैं, इनको डिसमेंटल करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो आई होप इस वीडियो के बाद अब आपको मणिपुर की पूरी समस्या जो है वो क्लियर हो गई होगी। धन्यवाद।